दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। आप कहेंगे कि मैं रोज आती हूं और ये बात क्यों कहती हूं कि हर एक राज्य में बीजेपी चुनाव हारने जा रही है, लेकिन अब यकीन मानिए, सर्वे रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में चुनाव जीत नहीं सकती। अंदर खाने की बात है ये। और साथ ही साथ महाराष्ट्र को लेकर के आशंकाएं, चिंताएं जताई जा रही है कि इस बार महाराष्ट्र में वो खेला होगा जो खेला 2019 चुनाव में शायद खेला गया था। पुलवामा का, मुंबई हमले का रिपीट टेलीकास्ट फिर एक बार महाराष्ट्र चुनाव से पहले देखने को हर किसी को मिल सकता है। दोस्तों, दिल दहल जाएगा अगर फिर एक बार उस तरह की घटनाएं हमारे देश में घट जाए तो। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि चिंताएं जताई जा रही हैं, आशंकाएं जताई जा रही है, वरना महाराष्ट्र में अगर आज के दिन में चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी 288 में से 288 सीट्स में से 50 सीटें भी जीत नहीं सकती। यह दावा मैं नहीं कर रही हूं, यह दावा वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट गण कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव को स्थगित, पोस्टपोन करने की पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी आलाकमान करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी अगर चुनाव हो जाए, अगर नवंबर में भी चुनाव हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी या आप कह सकते हैं महायुति गठबंधन जो है वो चुनाव जीत नहीं सकता। इसीलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का खेल तो जारी रहेगा। साथ ही साथ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ये कहते हुए, ये आशंकाएं जताते हुए नजर आ रहे हैं, सुने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में फिर एक बार 26/11 या फिर एक बार पुलवामा तक हो सकता है, ताकि चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए, चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए। यानी सब कुछ राजीव कुमार के हाथ में है, आलाकमान के हाथ में है कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव को वो फिलहाल के लिए रद्द कर दे। और उसके लिए किसी भी हद तक बीजेपी, आलाकमान जा सकते हैं। इस पर बड़ा खुलासा आज के इस एपिसोड में खुद वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी करेंगे। तो बिना देर करे चलिए सीधा मैं उनका रुख करती हूं। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देश नीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। 4 राज्य का चुनाव है, जिसमें से महाराष्ट्र जो है अलग ही दिलचस्प चुनाव वहां का इस बार होने जा रहा है। और महाराष्ट्र में क्या कुछ खेल चल रहा है। आज हमने देखा कि संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया गया। यहाँ पर तमाम तरह के केसेस, फाइलें पड़ी हुई है, किसी को सजा तो हो नहीं रही, लेकिन संजय राउत को 15 दिन के लिए अब जेल में डाला जाएगा, 25,000 का जुर्माना लगा। तो बीजेपी किस तरह से इस बार महाराष्ट्र का खेल खेलेगी। मतलब हार तो रही है बीजेपी वहां पर, 10 सीटें भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में गई नहीं, तो इस बार हार को किस तरीके से वो जीत में बदलने की कोशिश करेगी और उसके लिए क्या क्या रणनीति अपनाएगी बीजेपी। देखिए, बीजेपी के ये तर्कश के बहुत पुराने तीर है। यदि मुझे लगता है कि आदित्य, मैं जरा पंखा, आवाज आ रहा है पंखे का खटखट? नहीं, ठीक है, यहाँ पर नहीं आया, ठीक है। हाँ, तो हाँ, देखिए आदित्य जी, महाराष्ट्र के जो चुनाव है ये बीजेपी के लिए बहुत अहम है। इस 48 सीटों की सवाल नहीं है, वो तो लोकसभा हो गए, उसमें तो निपट गई है। लेकिन महाराष्ट्र, एक मुंबई जो है आर्थिक राजधानी है देश की, महाराष्ट्र पे कब्जा बहुत बरकरार है, करना है उन्हें। इन 4 राज्यों में यदि बीजेपी हारती है तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी तकलीफ में है, और नरेंद्र मोदी तकलीफ में है तो अमित शाह 100% तकलीफ में है। इन दोनों गुजरातियों की भविष्य, राजनीतिक भविष्य इन 4 राज्यों के चुनाव में लटका हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो हो रहा है, वो आपने देख लिया, वोटिंग भी हो गया पहले फेज का। हरियाणा में स्थिति बहुत बेकार है, ये भी आपने देख ली। प्रधानमंत्री के मतलब 22 कॉन्स्टिट्यूंसी मिलके जो रैली हुई उसमें 10,000 लोग भी नहीं थे, और खट्टर साहब अपनी रैली किटी पार्टी हॉल में कर रहे हैं, 200-200 लोगों के बीच में। तो
अब एक वजह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जानबूझकर इन्होंने इलेक्शन डिले किए। एक तो वो 1500 रुपए महिलाओं को जो दे रहे हर मंथ, उसके 2-3 इंस्टॉलमेंट और ज्यादा जाएं, इसकी एक अभिलाषा थी। और दूसरी बात, अब महाराष्ट्र में उनको लगता है किसी भी प्रकरण से यदि महाराष्ट्र भी जीत जाए तो भी झारखंड हरियाणा सब चला गया, तो एक महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य हमने जीत लिया। एक जगह होगी पैर रखने को, लड़ने को अपने पार्टी में, क्योंकि इस बार मोदी जी को बाहर से लोगों से लड़ना नहीं पड़ रहा। ये 4 राज्यों के चुनाव उनका वजूद बताएगा और उन्हें फेस करना पड़ेगा संघ को और अपने पार्टी, जो लगातार हार रहे हैं। और इन 4 राज्यों के चुनाव एक मोहर लग देगी कि अब आपकी जरूरत नहीं। इसलिए अभी चुनाव घोषित भी नहीं हुए, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार पुणे में, आज भी पुणे में है। अमित शाह 2 दिन से महाराष्ट्र में। अमित शाह जी है, कल परसों के दिन नागपुर में थे, कल वो औरंगाबाद थे, यानी संभाजीनगर। और लगातार वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। तीनों लोगों को, अजित पवार हो गया, एकनाथ शिंदे हुए, सीट शेयरिंग को लेकर झगड़े चल रहे हैं, आपस में लोग नहीं जमाए। वो बिल्कुल वार्निंग दे रहे हैं कि यदि इस बार नहीं हुआ तो फिर देख लीजिए। उन्होंने विदर्भ में कहा कि 62 सीटें हैं, किसी भी हालत में मुझे 45 चाहिए। ये बात अलग है कि बहुत अच्छे दिनों में भी उनको 28 से ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, तो 45 कहाँ से मिलेंगे इतने बुरे दिनों में। 45 थोड़ी है, 5 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी स्थिति अभी हो गई है महाराष्ट्र। तो ये छटपटाहट है। उसके बाद बीजेपी के तर्कश में हमेशा कुछ तीर होते हैं, और खासकर 2014 के बाद बीजेपी पूर्ण रूप से बदल गई। मैं बीजेपी के पूरा इतिहास जानता हूं, तो मैं बीजेपी के पुराने दिनों की याद नहीं करूंगा, क्योंकि वो सुनहरे दिन थे बीजेपी। 2014 के बाद बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, और कांग्रेसीकरण भी बहुत ही वाहियात तरीके से हुआ है। ये कांग्रेस ने भी ऐसा एजेंसियों का इतना उपयोग नहीं किया। तो इनकम टैक्स, सीबीआई, कोर्ट, इन तमाम चीजों का वो उपयोग करते हैं। सबसे पहले उनका एक काम होता है, विपक्ष के नेताओं की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा दो, ताकि लोग उनके बारे में सोचने लगे कि ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। और फिर झूठ पे झूठ परोसो, ताकि आपके झूठ का काउंटर यदि विपक्ष करे तो विपक्ष की विश्वसनीयता पहले ही आपने डैमेज कर दी। विपक्ष के कुछ नेता हैं जो बड़बोले हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनको जेल डाल दो, ताकि वो जेल में रहे तो बाहर बात नहीं। ये पैटर्न 2014 से लगातार चल रहा है, हम देख रहे हैं, कई उदाहरण में दे सकता हूं। अब उसी सिलसिले में अब एक बहुत पुराना केस था। केस भी क्या था, वो इतना हास्यास्पद है। जनरली मैं संजय राउत को हमेशा कहता हूँ कि बड़बोले नेता है, इनकी वजह से कई बार शिवसेना को भी तकलीफ हो जाती है, महाविकास आघाड़ी को भी मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए भी वो किरकिरी का विषय बन जाता है। ऐसा कुछ उलझ जुलझ बोल देते हैं। लेकिन ये मीरा भाईंदर कारपोरेशन का केस है। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कुल 154 सार्वजनिक टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हुआ। उसमें से 16 सार्वजनिक शौचालय का जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण का काम, एक युवा प्रतिष्ठान को मिला। ये युवा प्रतिष्ठान किसका है? तो जो किरीट सोमैया है बीजेपी के, उनकी पत्नी मेघा सोमैया का है। अब हुआ यूं कि ये शौचालयों का निरीक्षण किया गया, और मीरा भाईंदर कारपोरेशन में जो विरोधी पक्ष नेता थे प्रवीण पाटिल, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और कहा कि ये बहुत ही सब स्टैंडर्ड हुआ है, यहाँ गलत कागज लगाए गए हैं और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब इसके बाद मीरा भाईंदर एरिया के ही जो विधायक है, एमएलए प्रताप सरनाईक, उन्होंने भी एक पत्र लिखा और उन्होंने ये कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद इस इशू को लेके विधानसभा में चर्चा हुई, महाराष्ट्र की विधानसभा में। इसके बाद विधानसभा ने कहा कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी करने का आदेश दिया। इन सब के बाद फिर वहां इस मामले में किरीट सोमैया के परिवार इन्वॉल्व है और भ्रष्टाचार हुआ, ऐसे आरोप संजय राउत ने लगाए। अब संजय राउत ने आरोप किस बिना पे लगाए? विपक्ष के नेता के लेटर पे, उनके उसने जो आरोप लगाए उस पे, लोकल एमएलए उनके लिखे हुए पत्र पे, विधानसभा पे हुई चर्चा पे, विधानसभा ने दिए हुए चर्चा के बाद आदेश से, इसके बाद उन्होंने कहा इसमें। तो अब उसमें क्या किया, इनको सिंगल आउट किया गया और शिवड़ी का लोअर कोर्ट है, उस कोर्ट में एक केस गया। अब कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25,000 रुपए जुर्माना लगा दिया। संजय राउत तुरंत हायर कोर्ट में गए,
इस पे स्टे लाने के लिए, तो कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दे दी, मतलब अटक पूर्व जमानत जिसको कहते हैं, कि अब उनको कोई अरेस्ट नहीं हो सकता। और कोर्ट ने कहा कि आप तुरंत अपील के लिए अप्लाई कीजिए, आपको एक पर्याप्त टाइम दिया जाता है। तो वो उनको वो तो मिल गया, रिलीफ तो मिल गया। लेकिन ये जो चीज है, ये बताती है कि कैसी छोटी छोटी बातों को लेके छोटे छोटे कोर्ट में खेल होते हैं। हमने राहुल गांधी के मामले में भी देखा, गुजरात की एक कोर्ट में कोई केस लगा देता है कि कर्नाटक में राहुल गांधी ने क्या बोला, इसकी वजह से एक मोदी वहां पे चिंतित होता है। और फिर लोअर कोर्ट में जब केस जाता है, तो वही जो जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया, वो हाई कोर्ट में जाके लोअर कोर्ट का केस रोकते हैं, खुद ही हाई कोर्ट जाते हैं और लोअर कोर्ट का केस रुकवाते हैं। और जिस दिन उनका लोअर कोर्ट में अपने हिसाब से जज आते हैं अपने फेवरेबल, वो तुरंत फिर कोर्ट से जाके उसको उठवा देते हैं, उसके ऊपर बैन। और फिर वो हियरिंग करके 3 दिन के अंदर उनको सजा होती है 2 साल की मैक्सिमम। ये धारा जब से इजाद हुई, आज से 100-125 साल पहले, तब से लेके इतनी बड़ी सजा शायद ही किसी को हुई 2 साल की, उसमें मैक्सिमम सजा है। फिर वो हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट रिलीफ नहीं देता और सर्वोच्च न्यायालय फिर वो पूरी केस पे ही स्टे देते हैं, और राहुल गांधी की तब तक घर खाली करवा लिया जाता है, उनका सदस्यता रद्द हो जाती है। ये तमाम जो चीजें हैं, ये वो एक अच्छे लोकशाही, अच्छे प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रजातंत्र जो है ये, या लोकतंत्र जो है ये, इसकी खासियत ये है कि इसमें अकोमोडेटिव होना चाहिए। यदि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, तो राहुल गांधी को एक पर्याप्त मुझे लगता है सांसद ने पर्याप्त समय देना चाहिए था पूर्ण रूप से अपील के सर्वोच्च न्यायालय पे। और जब सर्वोच्च न्यायालय में भी वो चले जाते, वो नहीं देता, मिलता स्टे, तो फिर 2 साल की सजा हो ही गई है, तो फिर उनकी सदस्यता रद्द करते, उनका मकान खाली करवाते। लेकिन इतने जल्दी से वहां निर्णय हुआ, यह सदस्यता गई आधे घंटे के अंदर, और 1 दिन के अंदर मकान खाली करवाया गया। ये डिस्क्रेडिट करने की बात है, मैं मानता हूँ। वही वानखेड़े सर, सवाल यही है कि फिर इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी क्या क्या रणनीति अपनाएगी, क्योंकि जितने लोगों पर ईडी सीबीआई के केसेस थे वो सब तो ज्यादातर बीजेपी के साथ मिल गए। तो अब किस जरिए, किस तरीके से वो इस बार चुनाव जीतेगी महाराष्ट्र में? मुझे तो आदित्य ये डर है कि महाराष्ट्र में चुनाव होंगे कि नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी का रोज लोअर स्टेक हो रहा है, रोज बीजेपी खो रही है चीजों को, उस हिसाब से मुझे कई सीनियर ब्यूरोक्रेट से मेरी बात विश्वास में लेके उन्होंने बात की, क्योंकि आज के डेट में भाई मुझसे कोई मतलब अपने फोन से बात भी नहीं करता, ये हालत है बेचारों की। तो उन्होंने कहा कि अशोक जी, हमको लगता है कहीं जैसा पिछली बार मुंबई पे हमला हुआ था, वैसा कोई हमला तो नहीं हो मुंबई पे और चुनाव पोस्टपोन हो। क्योंकि जो चुनाव आयोग है, उनको किसी भी हालत में ये जो चुनाव है, ये उन्हें नवंबर 24-25 के पहले करने होंगे। नई विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ये इसके लिए कोई जगह नहीं। चुनाव कब रुक जाते हैं? जब कोई बड़ी वित्तीय इमरजेंसी हो, या वैसा आपातकाल हो, या कोई आपदा हो, बाढ़ हो, या कोई भूकंप हो, या देश की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता हो, कोई हमला हो देश पे, तो चुनाव आगे किया जा सकता है। अब इसमें बाढ़ तो है नहीं, भूकंप तो इनके हाथ में है नहीं, वहां जातीय दंगे हो नहीं रहे प्रयास करने के बाद। अब एक ही रास्ता बचता है कि बाहरी हमला। तो क्या ये भी आशंका है, क्योंकि पुलवामा के बाद लोगों का विश्वास उड़ गया। पुलवामा के बाद लोगों को लगता है कि देश में कोई भी कुछ सत्ता में रहने के लिए कर किया जा सकता है। मैं पुलवामा पे इसलिए प्रश्न उठा रहा हूँ, क्योंकि तत्कालीन गवर्नर जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस सवाल को उठाया। अब पुलवामा हुआ, होने दिया गया, करवाया गया, ये प्रश्न सिर्फ सरकार जवाब दे सकती है इसका। मलिक साहब के उस आरोप पे सरकार मौन है। तो एक डाइस, ये ग्रे एरिया में चला गया। ये पुलवामा में 40-45 लोग शहीद हो गए, और उसी के बाद फिर 2019 की बात है, उसके बाद स्ट्राइक हुई और ये हुआ, और एक बड़ा एक देश ऐसा लग रहा था कि देश पर हमला हो रहा है, विदेशी ताकतें देश को नेस्तनाबूद करने पे लगी हुई है, और पूरे जनमानस, जनता पूरे मोदी जी के पीछे खड़ी हो गई, और मोदी जी 300 पार चले गए। वैसा देखा जाए तो पिछले 5 साल में उन्होंने ऐसा कोई तीर नहीं मारा था जिसकी वजह से उनको 300 सीट मिली, लेकिन मिली। मतलब वानखेड़े सर, आप ये आशंकाएं जता रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी महाराष्ट्र हारेगी?
और महाराष्ट्र चुनाव हारना मतलब कुर्सी पर बात आ जाएगी दिल्ली में, तो कुछ भी हो सकता है। यदि महाराष्ट्र में आज कल वोटिंग होता है तो बीजेपी 50 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं लाती, 288 में से। पिछली ये बार स्थिति 103 50 नहीं आई। ये लोकसभा का निर्णय रिपीट होने जा रहा है। यह हालत है बुरी। तीन ये तो पार्टियां जी आपस में कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं, हम्म। एक दूसरे के लिए क्या नहीं कह रहे हैं, मतलब यहाँ बोलने लायक भी शब्द नहीं। बयान तो आ रहे हैं, अजित पवार अगर पास में बैठते हैं तो शिवसेना गुट के विधायकों को अरे उल्टी कई, आती है। ये तो इससे भी ज्यादा घटिया बयान एक दूसरे के खिलाफ दिए, क्या अजित जो पवार एक को सभ्य ये सभ्य चैनल गठबंधन पे से भी। हटाने का दबाव है मोदी शाह पर, अजित पवार को गठबंधन से हटाने का दबाव? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पहले दिन से है। अजित पवार साथ में आने से भ्रष्टाचार की लड़ाई खत्म हो गई। अजित पवार साथ में आने से आपको फायदा कुछ नहीं हो गया। अजित पवार अब लगेज बन गए हैं, बैगेज बन गए हैं इस गठबंधन के लिए, क्योंकि अजित पवार लोकसभा में एक सीट नहीं निकाल पाए। तो वो जो तटकरी की एक सीट निकली है कोकण की, वो उनकी अपनी है। अजित पवार अपने पत्नी को नहीं जिता पाए तो अपने घर में। लेकिन फिलहाल तो 40 से ज्यादा सांसद हैं, विधायक हैं उनके पास। ये विधायक तब के थे जब शरद पवार साथ में थे। माइनस शरद पवार, अजित पवार क्या है लोकसभा के चुनाव ने दिखा दिया। महाराष्ट्र में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट शरद पवार का रहा और सबसे कमजोर स्ट्राइक रेट अजित पवार का रहा। तो हालत तो बुरी है, बहुत बुरी है। तो इसलिए अब महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए आप बहुत देखिए, बहुत सारे लोग फिर अरेस्ट होंगे, फिर ईडी सीबीआई निकलेगी, बहुत सारी चीजें होगी। और यहाँ तक भी हो सकता है कि इस चुनाव को पोस्टपोन तक किया जाए, कोई भी वजह बता करके, कोई बड़ी वजह बता। कोई बता, अब एक ही बचा बची है कि जब तक महाराष्ट्र, यदि मुंबई पे हमला होता है तो ही चुनाव आगे खिसक सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। बाढ़ आएगी नहीं, भूकंप होगा नहीं के कहने से, दंगे वहां हो नहीं रहे हैं, वित्तीय स्थिति इतनी बुरी नहीं है कि चुनाव नहीं करवा सकते। देश की होनी चाहिए, इसमें राज्य की नहीं होती, देश की होनी चाहिए। लेकिन दंगे कराने में कितना वक्त लगेगा? वो तो चुटकी में हो सकती है, सरकार माहिर है इसमें। दंगे होंगे नहीं महाराष्ट्र, वो बंगाल नहीं है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में समझ में आता है लोगों को। और दंगे करने के लिए बीजेपी को अपना कैडर बाहर निकालना होगा, वो निकलने को तैयार नहीं। किसके भरोसे करेंगे? कोई भी राजनीतिक दल दंगे करवाने भी होंगे तो उनको बाहर बोलने वाले लोग तो चाहिए। फुट सोल्जर किसके बाहर निकलेंगे? बीजेपी में, महाराष्ट्र बीजेपी निपट इसीलिए गई कि बीजेपी के लोग नहीं बाहर निकले चुनाव के लिए। क्यों निकलेंगे? जिन्होंने पिछले 60 साल से जिन लोगों की खिलाफत की, जिनके खिलाफ मोर्चा बांधा, जिनके खिलाफ सभाएं ली, जिनके खिलाफ प्रचार किया, आज उन्हीं के लिए वोट मांगना पड़ रहा है। इतने लोग बाहर के आ गए हैं बीजेपी में। महाराष्ट्र की बीजेपी कितने फाड़ हो गई? एक ओरिजिनल बीजेपी है जो 2 फाड़ हो गई है, एक संघनिष्ठ बीजेपी, एक मोदी निष्ठ बीजेपी, फिर उसमें एक बाकी बची हुई बीजेपी में एक कांग्रेस बीजेपी है जो कांग्रेस से आए हुए, एक शिवसेना बीजेपी है, शिवसेना से आए हुए, एक राष्ट्रवादी बीजेपी है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से आए हुए, एक एमएनएस बीजेपी है जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आए हुए हैं। ऐसी बीजेपी कई शक्लों में बटी हुई। क्या वानखेड़े जी, महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें इस टाइम जो आरएसएस है वो बीजेपी का साथ दे रही है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो संघ ने हाथ खींच लिया था और नतीजा हमने देखा था, 9 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। किस बिना पे अजित पवार के लिए संघ वाले लोग वोट मांगे? किस बिना पे? ये संघ तो पहले दिन से कह रहा कि बाहर के लोग कितने आ गए, कम करो ना। बड़े बड़े मंत्रालय इन लोगों को मिले हैं जो कल तक कांग्रेस और संघ की गाली दे रहे थे, आज बीजेपी में आके वो बीजेपी के बड़े मंत्रालय लेके बैठे। वीके पाटिल, वीके पाटिल का परिवार पूरा जीवन उनका गया
संघ को खिलाफत करते करते। अब वो रेवेन्यू मिनिस्टर है भाई, तो कौन से संघ के लोग उनके लिए काम करेंगे? यानी कुल मिलाकर के हर एक राज्य में बीजेपी की जो हालात हैं, और खास करके महाराष्ट्र की बात की जाए, वहां अंदर खाने बाहर खाने हर जगह से बीजेपी को पटखनी देने की कोशिश हो रही है। उधर अनिल देशमुख को एक सीबीआई का नोटिस मिल चुका है। ये सब अब बहुत होगा, कुछ लोग अंदर होंगे, कुछ लोग बाहर होंगे, जमानत होगी, भागादौड़ी होगी, तोड़फोड़ होगी, डिस्क्रेडिट किया जाएगा, फेक नरेशन गढ़े जाएंगे। लेकिन शायद महाविकास अघाड़ी जो है वो काफी मजबूत है इस बार, क्योंकि काफी मजबूत है। और इसका एक उदाहरण मैं बताता हूं। जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुळे, उन्होंने एक प्लॉट मांगा अपनी एक संस्था के लिए, 5.5 हेक्टेयर का, करोड़ों रुपए का प्लॉट है। वो प्लॉट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अलॉट किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसे स्टे दे दिया, क्योंकि कलेक्टर की रिपोर्ट बोलती है कि आप इस संस्था को प्लॉट दे ही नहीं सकते। जो प्लॉट आवंटन की जो बनी हुई है, जो कानून बना हुआ है, ये उसमें कहीं फिट नहीं बैठता। उसके बाद भी आनंद फानंद कैबिनेट ने डिसीजन लेके वो प्लॉट उनको दे दिया, सारे ऑब्जेक्शंस को कैंसिल करते हुए। वो इसलिए कि अब बावनकुळे भी जानने लगे हैं कि प्लॉट अभी ले लो, बाद में सरकार अपनी बननी नहीं है। ये जो जल्दीबाजी हो रही है, ये बताता है। नहीं तो बावनकुळे में हिम्मत होती तो बोलता चलो ठीक है, चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव खत्म होने दो, उसके बाद अपनी सरकार आई तो फिर करवा लेंगे। लेकिन उन्हें विश्वास है, किसी को हो ना हो, बावनकुळे को, कि उसकी सरकार नहीं आ रही, इसलिए आनंद फानंद में प्लॉट उन्होंने सैंक्शन कर लिया। और एक कंट्रोवर्सी हो गई पूरे महाराष्ट्र में कि भूखंड का श्रीखंड खाने फिर बावनकुळे पहुंच गए। इससे पार्टी की किरकिरी हो गई। मैंने किसी को कहा कि यार अभी नवंबर तक तो इंतजार करते हैं। मैंने कहा कि पार्टी नवंबर तक तो इंतजार करती भाई, दिसंबर में तो सरकार बन जाती, फिर अलॉट करते 5 साल के लिए, लोग चिल्लाते रहते, क्या फर्क पड़ता? चुनाव के टाइम पे क्यों किया ऐसा? तो एक बीजेपी के जिस नेता को मैंने कहा कि नागपुर में कि ऐसा क्यों किया यार, इससे तो पार्टी की किरकिरी होगी, तो उसने कहा कि भाई बावनकुळे जी को विश्वास कहाँ है कि सरकार आएगी, तो जाती हुई सरकार से जितना लूट सके उतना सबने हाथ मारा बोले, उसमें ये भी है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए, आला कमान तो छोड़िए, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी लगता है कि बीजेपी जो है इस बार महाराष्ट्र में वापस आ नहीं सकती, और इसी के चलते हरियाणा के साथ चुनाव नहीं कराया गया। उसी समय से लग रहा था, और अगर इस चुनाव को बीजेपी कंडक्ट कराती भी है, राजीव कुमार कराते भी हैं, तो शायद बहुत खेल होना बाकी है, जो शायद लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वांगेरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देश नीति के मंच पर आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।